वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज हम नायब तहसीलदार का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी रिसेंटली हेल्ड किया था 2022 में। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट थोड़ा सा आज हम फास्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम आपके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है बेसिकली, ये आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं @पहाड़ी एग्ज़ाम्स। ओके, यहाँ पे हम लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम, और जो आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रहती है विद रिगार्ड्स टू दिस रिक्रूटमेंट्स एंड ऑल, जो भी आपके HPPSC HPSSC की जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आती है वो हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हिमाचल के रिगार्डिंग या करंट अफेयर के रिगार्डिंग या इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग, हम इस पर डालते रहते हैं। ओके, यू कैन join this and participate there. Okay, so moving to 62nd क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी तक पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 61 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो प्लीज़ अरेंज द फॉलोइंग रेमन मैग्सेसे अवार्डीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ द अवार्ड conferred to them. Okay, options are TN शेषन, अरविंद केजरीवाल, चिंतामणि देशमुख एंड रवीश कुमार। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 3। ओके, जो सबसे पहले दिया गया था दिया गया था चिंतामणि देशमुख को। ये कब दिया गया था इनको? 1959 में। ओके, उसके बाद TN शेषन 1996 में। ओके, ये हमारे ECI रहे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, CEC रहे हैं। ओके, 10th जो रहे थे 1992-96। ओके, TN शेषन। ओके, उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल को ये दिया गया था इनको 2006 में। ओके, रिसेंटली किसको दिया गया? रवीश कुमार को 2019 में। ओके, सो आपको ये डिटेल्स याद रखनी है। तो आपको रोमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 1957 में स्टार्ट किया गया था। ओके, किसने स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था एक आपके जो रॉकफेलर जो आपके ब्रदर फाउंडेशन है। ओके, रॉकफेलर ब्रदर फाउंडेशन जो आपके न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, वो यहाँ पे रहते हैं विद द कंसेंट एंड कंकरेंस ऑफ फिलिपाइन गवर्नमेंट जो रहती है। ओके, उनके कंकरेंस में और उनके कंसेंट में ये आपका अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रॉकफेलर ब्रदर फाउंडेशन के द्वारा। कौन सी कंट्री देती है? फिलिपाइन गवर्नमेंट देती है। कौन सी? फिलिपाइन गवर्नमेंट। ओके, फिलिपिन गवर्नमेंट। ओके, मूविंग टू this 63rd question, arrange the following environmental related act into chronological order of the year of their passing. Okay, तो बेसिकली निम्न पर्यावरण संबंधी कानूनों को उनके पारित होने के वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, तो जो आपके दिए हैं नेशनल ये आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 3। ओके, 3142। ओके, तो जो सबसे पहले हमारा जो एक्ट था बेसिकली ये आया था आपका 1972 में। ओके, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, सो जो आपका सेकंड जो आपका ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए ले आया था? जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपका ये एक्ट ले आया गया था। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो आपके नेशनल पार्क्स बनते हैं, ओके, ये भी इसी एक्ट के थ्रू बनते हैं। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ओके, जो भी बनती है नेशनल पार्क इसके अकॉर्डिंग ही बनती है। ओके, तो जो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो फीचर है बेसिकली यहाँ पे जो शेड्यूल कैटेगराइजेशन की है 1 से लेके 6 तक। ओके, तो जो आपका एक होता है, एक आपका जो बेसिकली शेड्यूल 1 में जो आपके जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो आपका हाईली प्रोटेक्टेड रहते हैं, और 6 में आपका लीस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। लीस्ट प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि लोग उनका शिकार भी कर सकते हैं, जिनकी आपकी जो आपके थ्रेटन नहीं है बेसिकली। ओके, तो उनको आपका 6th कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे आपका बंगाल टाइगर्स और आपके स्नो लेपर्ड्स और जो भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी में, मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ बेसिकली जो आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है वो आपका शेड्यूल 1 में आपका इंक्लूडेड है, और 6 में आपका थोड़ा सा जो आपके लीस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, सो दिस वॉज द एक्ट ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो आपका सेकंड था बेसिकली जो आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट बेसिकली जो भी आपका ग्राउंड वाटर है या आपका सरफेस वाटर है उसका जो पोल्यूशन है और जो उसका कंट्रोल है बेसिकली उसको बचाने के लिए
वाटर को बचाने के लिए ये एक्ट ले आया गया था 1974 में. दिस इज नॉट 1975, दिस इज 74. ओके, दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1988 आल्सो. ओके, अमेंड किया था इसको 90. ओके, बात करते हैं आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की. ये जो एक्ट ले आया था, ये लाया था आपका 1980 में. ओके, 1980 में जो एक्ट ले आया था, ये आपका जो आपकी फॉरेस्ट आपका रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए ये एक्ट ले आया था. ओके, बात करते हैं एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट. ये आपका एक्ट आया था 2010 में. ओके, तो ये एक्ट ले आने का क्या मतलब था, जो आपका जो भी इन्वायरमेंट और आपका फॉरेस्ट और जो नेचर के रिगार्डिंग में जो भी आपके केसेस हैं उनको थोड़ा सा फास्ट चलाया जाए, इफ़ेक्टिव और एफिकेशियस आपका डिस्पोजल हो जाए केसेस का, इस रिगार्डिंग में आपका एनजीटी का आपका ले आया गया था. ओके, बात करते हैं एनजीटी का. एनजीटी की जो भी आपकी जजमेंट्स होती है बेसिकली, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका चैलेंजेबल होती है, बट दिस चैलेंज शुड बी डन इन 1990 डेज. ओके, 90 दिन के भीतर भीतर कोई भी आपका जो भी पिटिशनर है बेसिकली वो आपका हाई कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट एनजीटीज जजमेंट. ओके, तो मूविंग फर्दर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64. ओके, तो यहाँ पे अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द पासिंग ऑफ डिफरेंट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करना है. ओके, तो जो आपका सबसे पहला जो यहाँ पे आने वाला जो एक्ट था बेसिकली ये था आपका आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट. ओके, तो जो ये एक्ट आया था बेसिकली ये कब आया था, 1955 में. ओके, ये वाला एक्ट. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे 3, दिस विल बी द सेकंड विल बी द आंसर. ओके, तो जो आपका सेकंड आपका रहा था आपका द आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट. ओके, ये आया था आपका 1958 में. ओके, सिमिलरली आपका द आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट, दिस केम इन 1990. ओके, सो जो आपका आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट, दिस केम इन 1983. ओके, तो अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करेंगे तो दिस विल बी 3, 2, 4, 1. ओके, सो बात करते हैं आपका आफस्पा की. आफस्पा बेसिकली आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये आपका 1957 का एक्ट है बेसिकली. ओके, ये आपका आर्मी के पास पावर देती है किसी के घर में भी चेकिंग करने का, किसी के घर में भी आपका रेड करने का, टू काउंटर दी इंसर्जेंसीज एंड टेररिज्म. ओके, इन एनी रीजन. ठीक है, तो आपका जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल पावर एक्ट है आपका 1990 में आया था. ओके, तो आपका आर्म फोर्सेस जो आसाम मणिपुर का ये 1958 में, सबसे पहले आपका असम में 1955 में, और आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983 में. ओके, ट्राई टू रिमेंबर. ओके, आफस्पा क्या पावर देता है बेसिकली, ये आपका आर्मी के पास पावर देता है सर्च एंड वारंट का बेसिकली, विदाउट आपका किसी अथॉरिटी की परमिशन के ये कहीं भी आपका रेड कर सकते हैं टू काउंटर द इंसर्जेंसीज एंड द टेररिज्म. बेसिकली जो भी आपकी इंटरनल जो थ्रेट होता है बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए आपके पास आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया. ओके, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा आपका क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि आपका आर्मी इसका थोड़ा सा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो मूविंग टू 65th क्वेश्चन, ये आपका है अरेंज द फॉलोइंग इंडिया आसियान इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, तो आपको जो भारत और आसियान की घटनाएं उनको कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें. ओके, तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करना है. ओके, तो जैसे आपका इंडिया और आसियान का जो रिलेशन है बेसिकली इट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट. बेसिकली ये था आपका सेक्टोरल डायलॉग जो आपका पार्टनरशिप था बेसिकली. ओके, दिस हैपेंड जो आसियान है बेसिकली दिस इज द ग्रुप ऑफ बेसिकली 10 मेंबर्स. ओके, 10 मेंबर्स जो आपके साउथ ईस्ट एशिया में है, ओके. सो आपका जो आपका थर्ड है बेसिकली सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप. ओके, ये स्टार्ट हुई थी हमारी 1992 में और तभी से हमारा इंडिया आसियान का जो रिलेशन था वो भी आपका स्टार्ट हुआ. ओके, तो उसके बाद आपका जो इंडिया था वो उसका आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर कब बने, 1995 में. ओके, और आपका इंडिया आसियान फ्रेंडशिप जो ईयर था बेसिकली ये हमने 2012 में बनाया था. ओके, मेंबरशिप ऑफ आपका आसियान रीजनल फोरम कब बना था आपका, ईयर 1996 में. अगर आप क्रोनोलॉजिकली इसको देखें तो सबसे पहले आएगा आपका
दिस 3, 4, 1, 2। ओके, सबसे पहले आपके सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, उसके बाद फुल डायलॉग पार्टनर, फिर उसके बाद आपका मेंबरशिप आसियान फॉर रीजन फोरम, और आपका उसके बाद इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर। ओके, तो इसके साथ जो आपकी और भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली 2002 में बेसिकली इंडिया और आसियान के बीच में इंडिया और आसियान का जो एनुअल समिट लेवल की जो मीटिंग्स थी वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। ओके, तो आपका 2009 में आपका जो इंडिया आसियान जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ओके, इन गुड्स, ओके, ये आपका 2009 में स्टार्ट हुआ। ओके, सिमिलरली 2014 में आपका इंडिया और आसियान का जो आपका FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका सर्विसेज में शुरू हो गया था। ओके, तो ये आपका रिलेशन है बेसिकली। और 2018 में भी हमने जो आपका रिपब्लिक डे था उसमें हमारे जो 10 कंट्रीज़ हैं उनको आपका चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। ओके, कैसे चीफ गेस्ट की तरह, जो हमारे रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट रहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द प्रीलिम। बेसिकली जो HS में आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें भी आपका जो इंडिया आसियान का रिलेशन है, दिस इज़ बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। सो आपको ये जो भी इवेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इवन आपको मेंस में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख सकते हो। ओके, कौन कौन सा, ये आपका 1992 में, 1995 में, 1996, 19 ये आपका 2002 में, 2002 में, 2009 में, 2012, 14 एंड 2018। ओके, so moving to this 66th question. Okay, so this is our 66th question. Arrange the following events in India America relationship in chronological order. Okay, तो 66वां क्वेश्चन में ये बोलता है कि इंडो US सिविल न्यूक्लियर वॉर, किक लाइटर्स प्रपोजल, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और आपका हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले जो आपका हुआ था ये हुआ था आपका किक लाइटर प्रपोजल। ओके, ये कब हुआ था, 1991 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो उसके बाद आपका कौन सा था, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एक्ट। ओके, तो ये कब रहा था आपका 2003 में। ओके, 2003 में। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आपका शुरू हुआ था 2004 में। ओके, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील कब हुई थी, 2005 में। ओके, इंडिया और US का रिलेशन प्रीलिम में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, बिकॉज आपका इंडिया का जो आपका बायोलेटरल रिलेशंस जो आपका मेंस में HS मेंस में पूछा जाता है, तो दिस इज द पार्ट, दिस इंडिया एंड अमेरिकन रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ दैट सिलेबस ऑल्सो। ओके, सो फॉर दैट यू कैन रिमेंबर दिस, जो आपके इंडिया के जो रिलेशन है, किक लाइटर प्रपोजल 1991 में, 2003 में आपका हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप इंडिया आप अमेरिका में, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में, और आपका इंडो US सिविलियन न्यूक्लियर डील। ओके, तो ये इवेंट्स याद रखना है क्रोनोलॉजिकली, आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग टू 67th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये कब हुआ था हमारा, ये हुआ था आपका 1948 में। ओके, इट वाज द आफ्टर द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, जैसे आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हुआ तो इसके बाद आपका ये वाला जो डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स के लिए, ये लेके आए थे 1948 में। ओके, तो उसके बाद आपका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ओके, ये कब लेके आए थे, 1974 में। जो आपके इंडिजीनियस ग्रुप है, यानी कि आपका जो स्वदेशी लोग हैं, जो जिस रीजन के रहने वाले, इंडिजीनियस मीन जिस रीजन के रहने वाले हैं उनको इंडिजीनियस लोग बोलते हैं, जिस एरिया में रहते हैं लोग उनको इंडिजीनियस। ओके, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल इसलिए लिया गया था ताकि उनके जो एबोरिजिनल राइट्स हैं वो आपके वर्ल्ड वाइड स्केल पे एक्सेप्ट किया जाए। ओके, सो वियना कन्वेंशन ये आया था आपका 1993 में। ओके, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, एज यू नो वियना इज द बेसिकली कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ओके, तो ये आपका 1993 में आया था बेसिकली। ओके, इस डिक्लेरेशन की खासियत क्या थी, यहाँ पे आपके 30 आर्टिकल्स अबाउट ह्यूमन राइट्स इंक्लूड किए गए थे। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था, 2002 में। ओके, जो इसका हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन रोम। रोम कहाँ पे, इटली में। ओके,
रिमेंबर, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एक और भी कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज़ इन हेग। हेग का है आपका नीदरलैंड में, ओके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके। वो कहाँ पे है? आपका हेग पे, ओके। तो आपको ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में जो है आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स है ये आपके हैं इस तरह से, ओके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल 1974, और वियना कन्वेंशन इन 1993, ओके। उसके बाद आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 2002, ओके। Moving further, the eighth question, okay, arrange the efforts toward new non-proliferation of nuclear weapon treaty in a chronological order. Very important question, not even for the prelim basically, even for the mains, okay. जो आपके एचएस के मेंस आते हैं उसमें भी आपका NPT और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। तो आपको क्रोनोलॉजिकली इसको आपको सेट करना है बेसिकली। तो इसमें जो आपका सबसे पहले रहेगा आपका मॉस्को बैन टेस्ट बैन ट्रीटी, ओके। ये आपकी जब साइन की गई थी 1963 में, इसको आपको पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं, ओके। बिकॉज दिस ट्रीटी नेवर बैंड द ऑल न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसको बोलते हैं पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ओके, 1963 में, ओके। तो उसके बाद आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये कब हुई थी? 1968 में, ओके। और उसके बाद कॉम्प्रीहेंस, ये आपका इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ NPT, दिस इज 1995, एंड लास्ट वाज कॉम्प्रीहेंसिव बैन टेस्ट बैन ट्रीटी, ओके, 1996 में, ओके। सो रिमेंबर, इस हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारा आंसर बनेगा 3 4 1 2, ओके। सो आपका NPT और नॉन प्रोलिफरेशन जो NPT, मॉस्को बैन ट्रीटी, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड इंडेफिनिट एक्सटेंशन ट्रीटी, ये अब आपका नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज़ है। तो इसको आपको याद रखना है, नॉट इवन फॉर द प्रीलिम, इवन फॉर द मेंस, okay. Moving to 69th question, the following are the focal length of convex lens, arrange them in increasing order of their power, okay. तो जिसका आंसर रहेगा राइट आंसर 3 4 1 2, okay. Moving further to 70th question, okay. 70वां क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन दैम, ओके। तो आपका जो मटेरियल है बेसिकली जो दिए गए हैं इनमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है बेसिकली, ओके। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो साउंड का मोमेंट रहता है वो किस में रहता है? सम पीपल हैव मार्क्ड, बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती की थी कि आयरन में सबसे ज़्यादा था, बट आयरन इज वॉज नॉट द द मैक्सिमम, द फर्स्ट बेसिकली जिसमें आपका मैक्सिमम ट्रेवल करता है साउंड, वो था आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या करता है? 6420 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद था आपका आयरन, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता था, ओके। ये 3 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड A और C वाला, ओके। तो सेकंड था आपका आयरन। आयरन में कितना करता है? 59650 मीटर पर सेकंड, ओके। एयर में उसके बाद आपका वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड, एंड लास्ट वाज दिस 340 मीटर पर सेकंड, ओके। तो आपको इस तरह से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आपको करना था बेसिकली। कई लोगों ने यहाँ पे 3 ऑप्शन मार्क किया, ए ऑप्शन मार्क किया था, बिकॉज दे थॉट कि मतलब आपका आयरन में सबसे तेज़ आपका साउंड ट्रेवल करता है, बट इट वाज एल्यूमिनियम, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें, ओके। तो हमारे को यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली इसको व्यवस्थित करना था, ओके। सो सबसे पहले था हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। ये कब हुआ था हमारा? 2005 में, ओके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आपका आर्टिकल 19A में भी आपका मेंशन है बेसिकली, ओके। इसमें क्या है कि आपका जो भी पीपल के पास यानी कि लोगों के पास एक ऐसी पावर दी गई जिसके थ्रू वो जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते थे किसी भी आपका गवर्नमेंट ऑफिस और जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑफिस से जो आपका फंडेड होते थे गवर्नमेंट से, ओके। तो इसमें क्या प्रोविज़न था आपका? 30 दिन के भीतर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो दी जाती थी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते थे, ओके। तो उसके बाद अगर आप इससे नहीं है तो आपका हायर एंड जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे भी आप अपील कर सकते थे, ओके।
सो अगर इसमें पेनल्टीज़ होती थी अगर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो जो आपकी अथॉरिटी अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती है, आपको डिनाई करती है, अगर सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिलते हैं तो इसमें आपको अथॉरिटी को पेनलाइज भी किया जाता था, ओके। सो दिस वाज द एक्ट ऑफ 2005, okay. Second was the four, this implementation of Narega. Implementation of Narega was started in Feb 2nd 2006. Although ये एक्ट आपका 2005 का है, ओके, बट आपको इम्प्लीमेंट इसको 2006 में किया गया, ओके। सो नेक्स्ट वाज दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट. This was Right to Education Act 2009, okay. This act was brought with the introduction of 86th Constitutional Amendment Act, ओके, 2002 में, ओके। तो इसके थ्रू जो है, इसी एक्ट के थ्रू जो आपका आर्टिकल 21A है, जिसमें आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपका कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिया जाता है, ओके। ये आपका इनका बेसिकली राइट टू एजुकेशन है, इनका राइट है 6 से 14 ईयर के बीच का, ओके। तो ये एक्ट कब ले आया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन 2002, ओके। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली अगर आप बैठाएंगे तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2 3 4 1 2, ओके। सो मूविंग टू 72nd, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकली हमने इसको सेट करना था बेसिकली। तो इसका सबसे पहले था खिलाफत मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 1999 में, ओके। उसके बाद आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस वाज स्टार्टेड इन 1920, ओके। दिस इज अनदर इज, उसके बाद आपका सॉल्ट सत्याग्रह, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, स्टार्टेड ऑन 12th March 1930, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ओके। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा अरेंज बनेगा उसके बाद। तो हमारे पास बनेगा 2 1 3 4, ओके। जो आपका NCM था, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस वाज स्टार्टेड इन 1920 एंड टू 1922, ओके। ये आपका सस्पेंड कब किया गया था? 12 Feb को, जब आपका चोरा चोरी घटना हुई थी। चोरा चोरी जो आपका इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे आपका एजिटेटेड आपका पीपल थे, उन्होंने आपका एक पुलिस चौकी में आग लगाई, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले मर गए, एंड देन गांधी जी हैड टू रिवोक और सस्पेंड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके। सो खिलाफत मूवमेंट ऑफ गांधी जी को परस्यू किया गया था, जो आपके मुस्लिम लीडर्स थे, टू स्टार्ट द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बेसिकली, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ओके, ट्रीटी ऑफ सर्व में जो ट्रीटमेंट किया था, जो आपके ऑटोमन एम्पायर थे, ऑटोमन एम्पायर के जो आपके सुल्तान थे बेसिकली, ही वाज रिगार्डेड एज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड बेसिकली, जो टर्की में थे, ओके, टर्किश थे। तो ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे, उनको आपका रिलीजियस हेड मानते थे, तो वो उसके लिए कुछ एग्जाम्पशन चाहते थे इस ट्रीटी में, बट जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कोई उनको एग्जाम नहीं किया। देन दे गॉट एजिटेटेड, हु मुस्लिम्स गॉट एजिटेटेड एंड स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके। उसके बाद उन्होंने गांधी जी को परस्यू किया, बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द कंट्री दैट टाइम, ओके, टू स्टार्ट दिस खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को आपको कोलैबोरेट किया गया, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ओके। तो जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट क्यों हुआ? दिस वाज द रीज़न ऑफ 3 मिस्टेक्स बेसिकली। 3 मिस्टेक्स फॉर व्हाट, एक तो आपका जो रॉलआउट एक्ट था, रॉलआउट एक्ट, जिसमें क्या था कि आपका किसी भी आदमी को आपकी ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश पुलिस विदाउट वारंट और बिना किसी आपके एविडेंसेस के गिरफ्तार कर सकती थी, और आपका अंडरग्राउंड इसमें रख सकती थी, कस्टडी में रख सकती थी, ओके। सेकंड वाज जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेकर बेसिकली, दिस वाज हैपेंड इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस एक्ट बेसिकली, ओके। एंड द लास्ट वन वाज दिस ट्रीटी ऑफ सर्व्स, और जो आपके ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने कोई एग्जाम्पशन नहीं दी, ओके। देन दीज थ्री रॉन्ग्स वर द रीज़न ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके। सत्याग्रह
सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस ओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी कहते थे कि जो सबसे सस्ती चीज़ होती है वो होती थी नमक। नमक का जो अधिकार था, नमक बनाने का जो कानून था बेसिकली वो आपका अंग्रेज़ों के पास था। एंड सो हैंस द गांधी जी स्टार्टेड चूज द सॉल्ट बेसिकली टू ब्रेक द लॉज बेसिकली तो तभी इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, और इसको बोलते हैं आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की, मतलब आपका कोई भी आपके जो भी लॉ है उनको तोड़ना है बेसिकली उनके अगेंस्ट आपका कंप्लाई नहीं करना है। तो गांधी जी चूज दिस दिस सॉल्ट बेसिकली जो आपका कोई भी आपका कॉमन आदमी आपका बना सकता था। ओके, क्योंकि उससे पहले आपका सॉल्ट के ऊपर आपका अंग्रेज टैक्स लगाते थे। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट दिस वाज स्टार्टेड इन 1942। इसके में आपका जो गांधी जी थे उन्होंने एक आपका नारा दिया था, डू और डाई। ओके, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था। ओके, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो उन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली, स्लोगन था बेसिकली ये दिया था आपका, यूसुफ मेहरअली ने। ओके, याद रखना आपने, जो आपका क्विट इंडिया जो आपका स्लोगन था, दिस वाज गिवन बाय यूसुफ मेहर अली ने। ओके, दिस वाज नॉट गिवन बाय द गांधी बट आपका यूसुफ मेहर अली। ओके ओके, मूविंग फर्दर। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकली आपको ये ऑर्डर करना है। ओके, तो सबसे पहले आपका था महालनोबिस प्लानिंग मॉडल। इसको आपका 1956 में शुरू हुआ था 1961 तक। ओके, इसको आपको कहते हैं कि इट वाज प्रायोरिटी टू इन्वेस्टमेंट गुड। ओके, तो आपका उसके बाद सेकंड में आप था आपका डिक्लेरेशन हॉलीडे प्लान। ये कब स्टार्ट हुआ था आपका 1966 आपका 69 में। ओके, इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या प्लान था, क्या रीज़न रहा था बेसिकली, एक तो आपका इंडो पाक वॉर, और जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था वो तो पूरी तरह से आपका फेल रहा। ओके, फेल रहा। कौन सा? थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, तो उसके बाद आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान। ये कब स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1978 से लेके 1980 के बीच में। बेसिकली 1997 में आपका कांग्रेस गवर्नमेंट आपकी चेंज हो गई, आपके जनता दल जो आपकी गवर्नमेंट थी वो बनी थी। ओके, उन्होंने जो आपका करंट में चल रही आपकी 5 ईयर प्लान थी, जो आपका 1974 से 79 तक चलनी थी, बट इन्होंने इसको ऑलरेडी आपका सस्पेंड करके एक नया आपका रूलिंग प्लान शुरू किया 1978 से लेके 1983 तक। ओके, तो बट 1980 में आपका गवर्नमेंट फिर से गिरी, कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से शुरू हुई, तो जो आपके जो बीच के प्लान रहे उनको आपको रोलिंग प्लान कहा गया 1978 से लेके 1980 के बीच में। इसका क्या आपका रीज़न था बेसिकली, इट वाज टू टू सी द परफॉर्मेंस ऑन एनुअल बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस, की आपका ईयरली बेसिस पे आपका जो आपका ग्रोथ रेट है उसको एक्सेस करना, नॉट ऑन 5 ईयर प्लान्स। ओके, सो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली देखें तो आपका लास्ट तक इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, दिस वाज स्टार्टेड इन 11 5 ईयर प्लान। ओके, जो हमारा शुरू हुआ था 2007 से लेके 2012 तक। ओके, सो अगर आप क्रोनोलॉजिकली इसको ऑर्डर करें तो आपका 1324। ओके, मूविंग फर्दर 1974। ओके, तो फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इसमें आपका सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, दिस वाज स्टार्टेड इन 1821, यूके में स्टार्ट किया गया था। ओके, तो उसके बाद सेकंड था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके, 1969 में ये आपका IMF आपके SDRs होते हैं। ओके, ये क्या होता है कि इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व एसेट होते हैं जो आपका IMF ने क्रिएट किया है। ओके, सो उसके बाद था आपका थर्ड introduction of euro, this was started in 1999. Okay, and last was this introduction of multilateral trading system. Okay, moving further, okay, to the question number 75 basically. Okay, correct sequence of these states in ascending order in terms of mangrove vegetation coverage, okay, is
तो आपका जो क्वेश्चन था बेसिकली ये कमीशन ने आपका स्क्रैप किया बिकॉज आपके जो ऑप्शंस थे दे वर नॉट गिवन हेयर जो आपका राइट आंसर था यहाँ पे आपका मेंशन किया ही नहीं गया था। ओके, तो बात करें सबसे पहले जो आपका हाईएस्ट जो आपका मैंग्रोव एरिया है वो कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है आपका सेकंड आपका गुजरात में। ओके, उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, ट्राई टू रिमेंबर। ओके, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, फिर आपका तमिलनाडु एंड देन गोवा। अगर हम बात करें यहाँ पे होता सबसे पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले आपका गोवा। ओके, उसके सबसे पहले आपका आंध्रा, फिर आपका गोवा, फिर उसका उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। बट ये ऑप्शंस आपका यहाँ पे थे नहीं बेसिकली, इसी कारण कमीशन ने इसको स्क्रैप किया। ओके, तो मैंग्रोव क्या होता है बेसिकली, ये आपका एक वेजिटेशन होती है जो आपका सलाइन वाटर के पास आपका उगती है। ओके, जैसे आपका सुंदरबन है, दिस इज़ दी हाई बिगेस्ट मैंग्रोव एरिया बेसिकली इन द वर्ल्ड। ओके, कहाँ पे, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ओके, so moving to 76th question. Okay, this is our 76th question. Which are the true about Deen Dayal ग्रामीण कौशल्य योजना? ओके, सो अगर हम बात करें इस स्कीम की, बेसिकली ये आपके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की स्कीम है बेसिकली। तो दिस इज़ अगर इसकी ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो दिस वॉज इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। Okay, 80% of the trained candidates get a placement in various sectors. This is the wrong statement, and the course duration varies from 3 to 12 months. This is the right answer. Okay, so जो आपकी चौथी स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर वुड बी 1 and 3. ओके, मूविंग फर्दर, बिकॉज ये आपका स्कीम है बेसिकली, ये आपकी पूछी जा सकती है बिकॉज दिस इज एन इकोनॉमिक सर्वे। बट आपकी लेटेस्ट जो अभी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो न्यूज़ जो आपकी स्कीम्स होगी दे विल बी मोर रेलिवेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट टू रीड। ओके, फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स। मूविंग टू 77th क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, तो आपको यहाँ पे देखने की ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। दिस इज द राइट आंसर बेसिकली। बर्दौनसर लेक इज लोकेटेड इन बिटवीन डोडराक्वार एंड सांगला। एज आई सेड हमारे लेक वाले चैप्टर में हमने क्लियरली बताया है जो आपका बर्दौनसर लेक है दिस इज इन शिमला बेसिकली। ओके, ये आपका लोकेट करती है डोडराक्वार आपका सांगला के बीच में। ओके, चंद्रताल लेक है आपकी, ये आपकी लाहौल स्पीति में है। ओके, बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। ओके, so Mantalai lake is source of Tirthan river. This is the source of Parvati river basically. Parvati river. Okay, there is a pagoda style temple in Parashar Rishi. Parashar on the bank of Renuka lake. Parashar Rishi नहीं थे यहाँ पे आपके जमदग्नि ऋषि। ओके, जो कि आपके माँ रेणुका के हस्बैंड थे और आपके भगवान परशुराम जी के फादर थे। ओके, तो यहाँ पे एक मेला भी लगता है आफ्टर 10 days आफ्टर दिवाली। ओके, जो आपका मंतलाई लेक है ये आपका पार्वती रिवर को यहाँ से ओरिजिनेट हुए। बर्दौनसर आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में डोडराक्वार और सांगला के बीच में। चंद्रताल आपका लाहौल स्पीति में, जिसको हमने लोहित या सागर भी कहा था, किसने, ह्यूनसांग ने, ह्यूनसांग ने। ओके, ये आपका चंद्रा रिवर यहाँ से निकलती है। ओके, मूविंग फर्दर टू 78th क्वेश्चन। ओके, तो 78th क्वेश्चन में हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, तो इसमें बात करें द गद्दी ट्राइब पीपल फॉलो मैट्रियार्कल सिस्टम टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम। दिस स्टेटमेंट इज wrong. This is patriarchal basically. Patriarchal. Okay, the Gadi women keep their hair long and love jewelry. This statement is right. Okay, as you know the one woman basically जिसका नाम था नोखू। ओके, जो आपकी गद्दी लड़की थी बेसिकली, जो आपके सागर संसार चंद जी थे। संसार चंद जो आपके कांगड़ा के राजा थे, उनको उनसे प्यार हो गया था बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी बेसिकली, और जो उनके ज्वेलरी और लॉन्ग हेयर वो करते थे, दिस वॉज देयर दिस फीचर। तो इसी कारण से आपके जो संसार चंद थे कांगड़ा के राजा, उनको उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनको अपनी रानी बनाया। ओके, द गद्दी ट्राइब यूज टू बरी देयर डेड। नो, दे क्रीमेट बेसिकली देयर डेड वंस। ओके, बिकॉज गद्दी ट्राइब इज हिंदू ट्राइब बेसिकली, दे फॉलो द हिंदू। वहाँ पे आपका भगवान शिव जी जो शिव जी भगवान हैं, उनके आपके काफ़ी फॉलोअर्स होते हैं। ये कौन, गद्दी ट्राइब। ओके,
तो द गद्दीज डू नॉट मैरी इन देयर ओन ब्रदरहुड, ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो अगर हम इसको सर्च करें तो ये आपका ऑप्शन बनेगा 2 and 4 ओनली, ओके, दीज आर द ट्रू। और आपका ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और आपका ये आपके इसका क्रीमेट करते हैं, क्रीमेशन करते हैं बेसिकली, क्रीमेशन करते हैं किसका, अपने डेड वंस का, ओके। तो जो गद्दी ट्राइब है बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है, आपके कांगड़ा और आपका चंबा रीजन में, ओके। इनके विवाह की बात की जाए, मैरिजेस की बात की जाए तो इनका झंझरारा, झार फूंकी, ओके, दानपुन और आपका सट्टा बट्टा, okay, these are the marriage customs, followed by this Gaddi tribe, okay. So moving further, question number 79, which of the following statement are true, okay। तो हमारे को ट्रू स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है। तो इसमें औदुंबरा आर द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ एंशिएंट हिमाचल विच फाइंड detailed references in Mahabharata, this statement is right, okay, correct basically. And the second statement is the Audumbara Republic flourished in Kangra region. As I said, this is in Kangra region, Pathankot and Hoshiarpur, okay। तो आपका इस एरिया में आपका इनका ओरिजिन हुआ था, ओके, फ्लरिश हुई थी किस रीजन में, कांगड़ा रीजन में, ओके, लोअर कांगड़ा रीजन में, ओके। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्पर अकबर till 1801 Chamba remained under the Mughal ascendancy, okay। this statement is wrong basically because यहाँ पे आपका अकबर के बाद आपके जो आपके औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब के टाइम में यहाँ पे चतर सिंह हुआ करते थे, चतर सिंह आपके चंबा के राजा, जिन्होंने आपके उनकी जो आपके ऑर्डर्स थे उनको रिफ्यूज़ किया था टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल बेसिकली, उन्होंने अपने मंदिर गिराने से मना कर दिया था, किसने, चतर सिंह ने, चंबा के राजा थे, ओके। तो यहाँ पे कोई एक्सटेंडेंसी आपकी रही नहीं 1801 तक, ओके। तो फोर्थ वन इज सिख आर्मी इन्वेडेड कुल्लू इन 1817 एंड ब्रॉट इट अंडर द सिख कंट्रोल, तो जो आपका सिख आर्मी थी उन्होंने कुल्लू में कब इन्वेड किया था, दिस वाज दिस एरिया वाज इन्वेडेड इन 1839, ओके, नॉट इन 1817, ओके। उसके बाद क्या होता है, 1839 में उन्होंने इन्वेड किया था। उसके बाद फर्दर आपका जो डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद आपका 1945-46 में आपका एंग्लो सिख वॉर भी हुआ था बेसिकली, एंग्लो सिख वॉर, ओके। तो उसके बाद सेकंड आपका वॉर हुआ था जिसमें आपका पंजाब को उन्होंने अपने एरिया में अंडर ले लिया था, ओके। मूविंग फर्दर टू द 80th क्वेश्चन बेसिकली, ओके, दिस इज आर 80th क्वेश्चन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ओके। तो हमने इसमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन कौन सी है। तो रेणुका फेयर इज हेल्ड इन द बैंक ऑफ रेणुका लेक, दिस इज राइट, करेक्ट बेसिकली। ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड वंस a year, okay, this statement is wrong basically, this is held twice in a year, twice in a year, okay। Lavi fair is most ancient trade fair in Himachal Pradesh, okay, this statement is correct basically, first statement is also correct, second one is wrong। Minjar is a seasonal fair of Mandi, this is not of Mandi, this is of Chamba, okay। Minjar fair किसने स्टार्ट किया था, आपका साहिल बर्मन ने, ओके। तो मिंजर मेल में होता क्या है, जो आपके कॉर्न आपके होते हैं उनको बहाया जाता है किसमें, रावी रिवर में, ओके। तो जो आपका ज्वालामुखी फेयर है ये आपका 2 बार होता है नवरात्रों में, नवरात्राज में, ओके। तो अगर हम देखें 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दिस बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। बात करते हैं मंडी का। मंडी में आपका कौन सा, आपका मंडी की शिवरात्रि बेसिकली इज़ दी वर्ल्ड फेमस, ओके। तो आपका मिंजर है आपका चंबा का, ओके। तो ट्रेड फेयर आपका जो हिमाचल में स्टार्ट हुआ था ये अपना केरी सिंह ने शुरू किया था, केरी सिंह और आपका तिब्बत के जो राजा थे, ओके। तो उन्होंने केरी सिंह, जो तिब्बत और केरी सिंह के आपके रिलेशन अच्छे थे, तो उन्होंने आपका केरी सिंह को आपका हांगरंग जो वैली थी वो उन्होंने जागीर में दी थी, किसने, तिब्बत ने, किसको, केरी सिंह को, हांगरंग वैली, ओके। सो मूविंग फर्दर to this 81th question basically, okay, this was basically scrapped by the commission, okay। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं कौन कौन सी। एक्चुअली ये सारी जो स्कीम्स थी बेसिकली किसी ना किसी वे से आपका वुमेन को आपको वेलफेयर वुमेन वेलफेयर स्कीम है, तो इसी कारण आपका कोई भी यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इसको स्क्रैप करना पड़ा, ओके। मूविंग टू दिस 82nd क्वेश्चन, ओके। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेसिकली, ओके। सो लेट्स डिस्कस
Janjar dance is performed in Kinnaur. This is not performed in Kinnaur. Basically, this is performed in Chamba basically. Okay. तो किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में कौन से होते हैं? बाक्यांग, बाक्यांग, बयांगचू, बयांगचू, ओके, छम्ब डांस, ओके, और कयांग डांस, कयांग डांस, ओके. झांझर डांस इज ऑफ चंबा डांस, ओके. चंबा में और कौन कौन से आपके डांस होते हैं? डांगी, डेपक एंड गुरेई, गुरेई, ओके. ट्राई टू रिमेंबर, ओके. और आपका जो जापरो डांस है, जापरो डांस इज परफॉर्म्ड इन चंबा वैली, ओके. दिस इज नॉट in Chamba basically. This is in basically Kinnaur. Okay, so this statement is wrong. First statement is also wrong. And Buraha dance is performed in Sirmaur. Sirmaur में आपका ये परफॉर्म किया जाता है. Okay, this statement is correct. Ludi dance is performed in कुल्लू. कुल्लू में आपके डांस की जाती है. और सिरमौर में और कौन से डांसेस होते हैं? इसमें होते हैं आपके बिरसू. ओके, आपको याद रखना है घी, नाटी, रासा एंड झूरी. ओके, ये आपके डांसेस आपके सिरमौर में होते हैं. और कुल्लू की बात करें, कुल्लू में आपका बहुत इंपॉर्टेंट डांस है. एक आपका लूडी है, और दूसरा आपका कथड़ी, कथड़ी, ढीली एंड रुजका. ओके, ट्राई टू रिमेंबर दीज डांसेस. ये किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, क्योंकि आपका इन हिमाचल का जो कल्चर है बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन समटाइम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस कल्चर area. Okay, so moving to 83rd question, which of the following statement are true? Okay, तो यहाँ पे हम true, parliament can be adjourned by the prime minister. This statement is correctly बिल्कुल wrong है आपकी ये statement. Okay, तो through adjournment signed and presiding officer of the house can suspend this parliament. This is the right answer basically. Okay, साइन डाई का मतलब होता है कि आपका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता. साइन डाई का मतलब किसी परफेक्ट टाइम के लिए जब आपका टाइम नहीं दिया जाता कि इतने टाइम के लिए बंद हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइन डाई. ओके, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर और आपका चेयरमैन. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बेसिकली. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट कैन बी सस्पेंडेड. दिस इज नॉट ऑन द अपोजिशन, दिस इज द लीडर ऑफ द हाउस और आपका प्राइम मिनिस्टर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ओनली. ओके, तो लोकसभा आपका प्रेसिडेंट आपका डिसॉल्व कर सकता है ओनली बिकॉज राज्यसभा को नहीं कर सकते कि दिस इज बिकॉज दिस इज ए परमानेंट हाउस. ओके, दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू बी डिसॉल्व्ड. ओके, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है. ओके, तो आंसर क्या बन सकता है इसका? 2 and 4. ओके, डी विल बी द आंसर. ओके, मूविंग टू 84th क्वेश्चन बेसिकली. ओके, 84th क्वेश्चन में हमारे पास है, तो विच आर द 2 women who are inducted as first 2 company commander by Indo-Tibet border पुलिस. ओके, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था, तो मैं आपको सीधा आंसर इसका बताता हूँ. दिस वाज 1 and 4. तो दिस इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट इन आर एग्जाम बेसिकली, क्योंकि आपका करंट का क्वेश्चन था. ओके, 85th क्वेश्चन, हाउ कैन सिटीजनशिप बी इन इंडिया बी एक्वायर्ड. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला कन्फर्ड बाय द बर्थ. दिस इज करेक्ट. बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन. दिस इज रॉन्ग. Through descent, this is correct. By paying fee, this is wrong. Okay, तो आंसर वुड बी 1 and 3. ओके, तो बेसिकली जो हमारा सिटीजनशिप है बेसिकली यहाँ पर हमारा पार्ट 2 में है, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11. ओके, दिस इज आर्टिकल 5 to 11. ओके, तो आपका सिटीजनशिप जो आपकी एक्वायर की जाती है ये किस में है? एक्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955. ओके, इसमें आपका 5 तरीके से हम आपका सिटीजनशिप मिल सकती है, जैसे कि आपका बर्थ से, ओके, डिसेंट से, ओके, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी. ओके, तो नेचुरलाइजेशन के लिए 12 साल होना चाहिए. ओके, और आपका जो भी आपकी टेरिटरी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को एक्वायर करती है तो जो वहाँ के हैबिटेंट्स है, जो वहाँ के सिटीजन्स है, दे बिकम ऑटोमेटिकली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, तो राइट आंसर वुड बी 1 and 3. और ये एक्ट कौन सा है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955. दिस इज द बेसिक एंड ओरिजिनल एक्ट ऑफ सिटीजनशिप. ओके, सो
मूविंग टू 86th क्वेश्चन. ओके, थोड़ा सा लंबा हो रहा है चैप्टर, थोड़ा सा लेक्चर, बट ट्राई टू, क्योंकि हम बेसिकली एक क्वेश्चन के बारे में इस तरह से नहीं बात करते कि उसका सिर्फ राइट आंसर देखना है. हमारे को पूरे डिटेल के साथ उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, जो भी उसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं उसको हमने एक्सेस करना है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना है. सो प्लीज़, ओके, मूविंग टू 86th क्वेश्चन. तो जो स्टेटमेंट है बेसिकली, पब्लिक अकाउंट कमेटी वॉज फर्स्ट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999. दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इट कॉन्स्टिट्यूट द 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. द आंसर वुड बी 1 and 2. ये दो गलत क्यों है? इट कैन नॉट लिमिट द एक्सपेंसेस बाय द गवर्नमेंट. नो, दिस कैन लिमिट द एक्सपेंस. ये आपका लिमिट करती है किसका? गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस. क्यों? क्योंकि ये आपकी जो है आपकी CAG की रिपोर्ट्स होती है, जो आपका प्रेसिडेंट के बाद एक प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका पार्लियामेंट के टेबल पे रखता है, और उसके बाद एनालिसिस कौन करती है? आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी. ओके, दिस इज अ स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली. ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ committees, standing committee or ad hoc committees. Standing committees are permanent committee, ad hoc committees are non-permanent committees. Okay, so recommendation made by the committee is uh, not of advisory. No, this is wrong. Basically this is of advisory nature. Okay, सो बात करते हैं इसकी. जो आपका कमेटी है बेसिकली, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने स्टार्ट के द्वारा बनी थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट टाइम कब किया था? 1921 में. ओके, ये करती क्या है बेसिकली? इट ऑडिट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली. ओके, बाकी जब हम आपका पॉलिटी के सेशन जब शुरू करेंगे तो हम इनको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि हमारी कितनी कमेटीज़ है. बेसिकली देयर आर 3 स्टैंडिंग कमेटीज़. दिस इज First is this PAC, Public Account Committee. Second is Estimate Committee. Okay, जहाँ पे आपके 30 के 30 मेंबर आपके लोकसभा के रहते हैं. Okay, third one is COPU. This is called Committee on Public Undertaking. Okay, Committee on Public Undertaking. These are standing committee. Rest are the ad hoc committees. Okay, so मूविंग टू 87th क्वेश्चन. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट करतारपुर कॉरिडोर? ये आपका करंट का क्वेश्चन था बेसिकली, तो मैं इसको सीधा आंसर बताऊंगा. दिस इज़ 1 and 4. ओके, इट कनेक्ट्स डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर, यानी कि आपका इंडिया में, एंड करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान. ओके, सो फोर्थ वन इज इट अलाउज इंडियन डिवोटीज टू विजिट गुरुद्वारा विदाउट ए वीज़ा. ओके, दीज वर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, सो आपका ये रेलिवेंट है नहीं अब, क्योंकि आपका कई बार पूछा भी जा सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स. सो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, करंट का क्वेश्चन था. ओके, तो मूविंग टू 88th क्वेश्चन. बेसिकली अमंग द फॉलोइंग विच सिटीज़ आर कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, तो जो यहाँ पे था आपका Bloemfontein. Okay, this is the capital of South Africa basically. Another one was this Cape Town. These two are the capitals of South Africa. Rest are the famous cities. Okay, Johannesburg और Durban. Johannesburg क्यों आपका फेमस है? बिकॉज ऑफ गांधी जी. ओके, क्योंकि गांधी जी ने आपका इंडिया में आपका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले आपका साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 एग्रीड ऑन द फॉलोइंग. ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है नहीं है बेसिकली, मैं आपको सीधा इसका क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ. 1 and 3 वॉज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये आपका करंट का क्वेश्चन है. करंट पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा अभी, बिकॉज आपका जो करंट है इट गेट्स चेंज्ड. जो आपका अभी पूछा जाएगा वो आपका डिफरेंट आपका करंट अफेयर होगा, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो चुका है अब, और इस करंट अफेयर का कोई रेलिवेंस अब इस पेपर के लिए नहीं रह जाता. ओके, टॉकिंग अबाउट द 90th क्वेश्चन. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सेंटो के बारे में इन्होंने बात की है. तो ये आपका it is an American based security alliance in Central Asia. This is wrong. Basically this is Russian based security alliance in Central Asia. Okay, so second, it originates from the collective security treaty signed in 1992 by Russia and few Central Asia. This statement is बिल्कुल correct है ये. और it provides security to European states against Russian invasion. No, this is wrong statement basically. Or it is a Russia-led military alliance to promote collective defense for its members. This statement is
करेक्ट। तो राज का जो आंसर रहेगा दिस विल बी सी 2 and 4. Okay, and now moving to 91th question. Okay, what is important about India, Russia, China RIC foreign minister meet in September 2021? सीधा मैं आपको इसका आंसर बताते हैं। दिस वाज 1 and 3 बेसिकली। फर्स्ट और आपकी थर्ड जो स्टेटमेंट थी दीज वर करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली, बिकॉज इसको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका करंट का है, करंट आपका गेट्स चेंज्ड। ओके, सो मूविंग टू 92nd क्वेश्चन बेसिकली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ओके, सो यहाँ पे आपका साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम बिकॉज साउंड के पास आपका मीडियम चाहिए होता है, मीडियम आपका वैक्यूम में होता नहीं है, तो इसलिए आपका साउंड आपका यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकता है। ओके, सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली डेफिनेटली आपने देखा होगा कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका साउंड से वाइब्रेट करता है। इफ़ अगर कोई भी आपका हाई साउंड जैसे जेट्स वगैरह आपके मूव करते हैं तो आपकी खिड़कियाँ वगैरह जो भी आपके विंड पैंस होते हैं आपके हिलने लग जाते हैं, बिकॉज इट वाइब्रेट्स द ऑब्जेक्ट बेसिकली। साउंड वाइब्रेट्स द ऑब्जेक्ट बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट इज अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। डेफिनेटली जो आपका अनप्लीजेंट नॉइज होती है, जो आपका शोर होता है बेसिकली, this is referred as noise basically. Okay, so attempts should be made to maximize the sound. No, attempt should be made to minimize the sound. Okay, so this will be the answer basically. C will be the answer. Okay, moving further, okay, to the 93rd question. Which of the following statement are true? ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब आपका जो स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज आपका जो अर्थ होती है बेसिकली इट रिवॉल्व्स फ्रॉम बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो आपका हमारे को जो स्टार्स होते हैं वो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ को मूव करते हुए दिखते हैं, जैसे कि आपके सन होता है। ओके, सो सिमिलरली आपको ऐसे ही आपको स्टार्स दिखते हैं। ओके, इंसेट इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंसेट इज artificial satellite basically started in 1983 by Indian government. Okay, Earth is the smallest planet of the solar system. This statement is also in wrong. Second and third is wrong, so answer would be 1 and 4. Okay, so Venus is the brightest planet in the Earth. Yeah, definitely this is correct statement. Okay, तो जो आपके बात करते हैं Mercury is the smallest planet in our solar system basically. Okay, तो आपका जो वीनस होता है, वीनस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आपका इवनिंग में जो ये प्लेनेट है बेसिकली ये हमारे को दिखता है कहाँ पे, वेस्ट में, और आपका अर्ली मॉर्निंग कहाँ दिखता है, ये ईस्ट में। ओके, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। ओके, मूविंग फर्दर टू 94th क्वेश्चन। ओके, तो 94th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओके, सो द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी लाइन्स इन 1798. दिस स्टेटमेंट इज correct basically because Nizam of Hyderabad accepted this subsidiary lines in 1798. Okay, so second statement, the Nawab of Awadh was forced to sign a subsidiary treaty in 1801. This statement is also correct. Okay, Melwadi system was introduced in Tamil Nadu. This was not started in Tamil Nadu, this was started in UP, MP and Punjab. Okay, तो आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1843-44। नो, दिस वॉज स्टार्टेड इन 1845 एंड 46। ओके, सो ये भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, तो आंसर वुड बी 1 and 2। बात करें आपकी सब्सिडरी लाइन्स की, जो आपके स्टार्ट की गई थी ये आपके अंग्रेज़ों के द्वारा, ये थे आपके लॉर्ड वेलेजली। ओके, बट अगर बात करें ये इसको कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया था, ये आपके थे फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। इन्होंने आपको इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था, किसको, सब्सिडरी लाइंस को। ओके, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले आपका सब्सिडरी लाइंस में कौन सी स्टेट आई थी, दिस वाज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, सो जो आपका महलवाड़ी था बेसिकली, महलवाड़ी सिस्टम ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम, अनदर वाज रैयतवाड़ी। ओके, ये यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, सर थॉमस मुनरो,
फेमस आपका जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था मुनरो, कहाँ पे, मद्रास में 1820 में, 1820 में। ओके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो कौन सा था आपका, ज़मींदारी। ज़मींदारी वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, फेमस आपके गवर्नर जनरल। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 95th क्वेश्चन। ओके, सो इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैव गिवन हैव जीआई स्टेटस। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर था बेसिकली दिस वाज ऑल ऑफ दिस। सेलम फैब्रिक, सेलम फैब्रिक कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में आपके फेमस। ओके, दिस इज गिवन दिस जीआई टैग। मैसूर सिल्क, दिस इज ऑल्सो गिवन द जीआई टैग, दिस इज फ्रॉम कर्नाटका। ओके, कुल्लू शॉल, फेमस कुल्लू शॉल आपके हिमाचल प्रदेश से। ओडिया इक्कत, दिस इज फ्रॉम उड़ीसा। ओके, ट्रेडिशनली इसको क्या कहा जाता था, बांदा। बांदा किसको, ओडिया इक्कत को। ओके, तो यहाँ पे आपके जो आपके ऑप्शन होने थे ये आपके ऑल ऑफ दिस हो सकते थे, होने थे। ओके, तो जो आपका जीआई टैग की बात करें तो दिस वाज ब्रॉट इन 1999 विद जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1919। ओके, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका चेन्नई में है। ओके, हेडक्वार्टर। सो बेसिकली ये जो आपका जीआई टैग है ये दिया जाता है आपका 10 ईयर्स के लिए। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका जियोग्राफिकल टैग मिलने के बाद किसी भी आपके प्रोडक्ट की उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी स्पेसिफिकेशन आपकी अंकित होती है प्रोडक्ट में। ओके, तो उसकी वो स्पेशलिटी बन जाती है बेसिकली। ओके, मूविंग टू 96th क्वेश्चन। ओके, 96th क्वेश्चन में था आपके पास था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन citizen and foreigners. Okay, this statement was correct. Okay, and fundamental rights are unlimited. No, this is not, these are not unlimited, these are limited rights. Okay, they are given protection only by the Supreme Court. No, this was not only Supreme Court, हाई कोर्ट भी आपका प्रोटेक्शन देता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 226। ओके, सुप्रीम कोर्ट आपका 332 के अकॉर्डिंग। ओके, दे आर सुपीरियर टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि आपके जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर दी बेसिक राइट्स, सो हैंस दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल राइट्स। जो आपके पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज के लॉज होते हैं ये उनसे सुपीरियर होते हैं। ओके, सो मूविंग टू 97th क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो बात करते हैं 97th की। 97 में आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन मेक जुडिशियरी डिक्टेटर, दिस स्टेटमेंट इज incorrect basically. Okay, purpose of adjournment motion is to draw attention to the house toward the important matter of the public interest, this statement is bilkul correct. Okay, provisions of disqualification of member on the basis of defection as given in 10th schedule, this statement is also correct. Okay, so answer would be 2 and 3. Sarkari Commission was favor of increasing the power of the parliament. No, this was the wrong. Okay, power of judicial review can make judiciary what we can say, judicial review होता क्या basically, judicial review is basically to examine the constitutionality of any law, okay, passed by parliament and state legislative assembly. Okay, article 13, okay, 32 226, okay, और आपका आर्टिकल 131 से लेके 136 के बीच में दीज स्पेसिफाई द जुडिशियल रिव्यू, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखते हैं किसी भी आपके लॉ की। ओके, सो जो आपके एडजस्टमेंट मोशन होता है ये ड्रॉ करता है जो आपका इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के। ओके, प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो आपका शेड्यूल 10 है बेसिकली, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ओके, टू बेसिकली कर्व बेसिकली जो आपके मेंबर्स जो आपके शिफ्ट करते थे, जैसे आयाराम गयाराम वाला सिस्टम था, उसको कर्व करने के लिए आपका 1985 में आपका ये अमेंडमेंट लेके आए थे। दिस इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, बट इसमें कुछ एग्जम्पशंस थी। एग्जम्पशंस क्या थी? एग्जम्पशन इसमें ये थी कि आपका अगर कोई भी पार्टी 2/3 मेंबर्स के साथ स्प्लिट ये आपका किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाती तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आ सकता था। ओके, तो आपका इसमें किन किन लोगों को आपको डिबार किया जाता है,
किसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ में। दिस इज़ इलेक्टेड मेंबर, अगर अपनी जो भी आपकी इलेक्टेड मेंबर है अगर अपनी मेंबरशिप को वो रिनाउंस कर दे, छोड़ दे मेंबरशिप को, तो भी आपका डिफेक्शन की इसकी कैटेगरी में आता है। अगर जो कोई भी मेंबर वोट से एब्सटेन करता है या वोट को पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट वोट करता है, कंट्रेरी टू द पार्टीज डायरेक्शन, उसके अगेंस्ट अगर वोट करता है तो भी उसको एंटी डिफेक्शन में लाया जाता है, उसकी मेंबरशिप आपकी रद्द की जा सकती है। ओके, इंडिपेंडेंट लीडर अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले उसमें भी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ओके, और आपका नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करे वो भी आपका एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंडर लाया जाता है। ओके, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। ओके, सो सरकारी कमीशन इन फेवर, उन्होंने फेवर किया था क्या, बैलेंसिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो जो भी रेस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 98 टू आपका 120 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन पार्ट 3 ऑफ आर डिस्कशन। ओके, so guys, if you are liking these videos please comment in my comment box कि आपको और इसमें क्या एडिशंस चाहिए, क्या ये लंबा हो रहा है, क्या मुझे शॉर्ट करना चाहिए या फिर और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहिए, कोई भी आंसर है तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपके सजेशंस है प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.